देवराज चौहान होठ भींचे अपनी सांसें संयत करने की चेष्टा कर रहा था। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो, जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मैं उस हरामी गुलशन को छोड़ो, देवराज चौहान ने कहा। वह तो यह सब करेगा ही, क्योंकि उसे मालूम है हम पीछे आ रहे हैं। इसलिए हमें हर कदम पर सावधानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे भी ऐसा कुछ किया हो सकता है। जगमोहन दांत पीछे उठा। मैं यह दलदली बदबूदार कपड़े धोने के लिए पानी का कैन। रहने दो, यह पीने का पानी है, इसे खराब नहीं करना है। लेकिन तभी ओची करीब आया और बोला, आगे पहाड़ी इलाका है, वहां तालाब पड़ता है, उसका पानी कभी नहीं सूखता। वहां पर नहा धो लेना, कल सुबह तक वह तालाब आ जाएगा। एकाएक जगमोहन ने कड़वी निगाहों से ओची को देखा। तुम इस जंगल के गाइड हो, यहाँ का हर रास्ता जानते हो। लाख रुपया हड़प कर बैठ गया साला। क्यों? ओची मुस्कुराया। तुम्हें मालूम नहीं था कि यहाँ दलदल है। तुम तो दलदल का कभी कोई एक ठिकाना नहीं रहता। एक जगह सूखती है तो दूसरी जगह आ जाती है। वैसे भी मैं कई सालों के बाद इस जंगल में आया हूँ। ओची के होठों पर मुस्कुराहट थी। मेरी नजरों में तो तुम लोग 50,000 भी लेने के काबिल नहीं हो। लाख 50 के चक्कर में मत पड़ो। अपने दोस्त से अक्ल लो। इतनी खतरनाक जानलेवा दलदल में भी फंस जाने के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बचा है तो अपनी अक्ल और मेहनत से बचा है। तुम तो अपने होश खो बैठे थे, लेकिन इसने अपने होश नहीं खोए। अगर यह भी अपने होश खो देता तो अब तक दलदल में गुम हो चुका होता। ओची की इस बात के जवाब में जगमोहन कुछ नहीं कह सका और कुछ देर बाद उनका सफर पुनः शुरू हो गया। वह जंगली बेहद खतरनाक लग रहे थे। औरतें मर्द एक साथ थे। किसी के हाथ में नुकीला भाला, किसी ने तलवार जैसा नुकीला हथियार थाम रखा था, किसी के हाथ में लकड़ी का छोटा सा अजीब ढंग का बना चाकू था, किसी ने दोनों हाथों में महीन तार जैसा कोई धागा थाम रखा था, जो कि यकीनन किसी की गर्दन पल भर में ही काट देने के लिए काफी था। वह सब जंगली लगभग नंग दड़ंग थे। कमर के नीचे पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियां बांध रखी थी, जो कि नंगेपन को छिपाने के लिए नाकाफी थी। साथ में औरतें भी थी। औरतों के कमर के नीचे वाले हिस्से पर भी पेड़ों की नाकाफी पत्तियां लटक रही थी। उनकी छातियों वाला हिस्सा नग्न था और बाकी के नंगे बदन पर मिट्टी या ऐसा ही कुछ किसी चीज का लेप लगा रखा था। दो ने गले में अजीब से ड्रम लगा रखे थे, जिन्हें वह बजा रहे थे। करीब आते आते ही उन्होंने ढोल बजाना बंद कर दिया था। संख्या में वह 20 के करीब थे। उन्होंने अपनी अजीब सी भाषा में बात की। फिर सबकी निगाह सामने ही जमीन पर पड़े दो व्यक्तियों पर जा टिकी। उन्होंने सावधानी से आसपास देखा और कोई भी इंसान नजर नहीं आया। अपनी तसल्ली कर लेने के बाद एकाएक सारे जंगली खुशी से चिल्ला पड़े। फिर वह आगे बढ़े और नीचे बेहोश पड़े व्यक्तियों को उठाकर खुशी से चिल्लाते, तरह तरह की आवाजें निकालते वहां से दौड़ते चले गए। करीब 5 मिनट बाद पैनी खामोशी के पश्चात आसपास के पेड़ों से गुलशन छाबड़ा और उसकी पार्टी के लोग सावधानी से नीचे उतरने लगे। मिनट भर में सामान सहित वह सब नीचे जमीन पर थे। गुलशन छाबड़ा ने विजय भरी निगाहों से सबको देखा। नैना पास आई और गुलशन छाबड़ा की बांह पकड़कर उसके साथ चिपकती हुई बोली, तुमने तो कमाल कर दिया गुलशन डार्लिंग। गुलशन हमेशा कमाल ही करता है। गुलशन छाबड़ा ठठाकर हंसा। इन जंगलों को शेर की दहाड़ सुनकर शक हो गया था कि जंगल में कोई आ गया है। ऐसे में इनको कोई मिलना जरूरी था और वह दोनों आदमी उन्हें मिल गए। मैंने अपने 2 आदमियों को बेहोश करके डाल दिया और वह उन्हें लेकर अपने तसल्ली के साथ यहाँ से चले गए। गुलशन डार्लिंग, नैना ने धीमे स्वर में कहा, अपने आदमियों को जंगलियों के हत्थे क्यों चढ़ने दिया? इस काम के लिए तो तुम मजदूरों का इस्तेमाल भी कर सकते। बकवास मत करो, गुलशन छाबड़ा धीमे स्वर में गुर्राया। अगर मैं मजदूरों के साथ ऐसा कुछ करता तो वह हमारा साथ छोड़ सकते थे। इन लोगों में एकता बहुत होती है।
अपने आदमियों की परवाह नहीं। वह तो यह सोचते हैं कि हम बच गए, यही बहुत है। दूसरे मरे तो मरे, अभी जैसा चल रहा है चलने दो। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो इन मजदूरों का भी इस्तेमाल कर लेंगे। नैना ने होले से सिर हिला दिया। गुलशन छाबड़ा ने दोनों गाइडों को देखा। चलो, रुककर वक्त बर्बाद मत करो। वह जंगली फिर आ गए तो खुद को बचाना कठिन हो जाएगा। अपने आदमियों को जंगलियों के हवाले करके खुद को बचाने वाला रास्ता विजय सिंह को ठीक नहीं लगा। अपने मतलब के खातिर तो छाबड़ा कुछ भी कर सकता है। विजय सिंह ने मन ही मन गुलशन छाबड़ा से सतर्क रहने का फैसला कर लिया। वह लोग पुनः आगे बढ़ गए। हीरानंद के दोनों गाइड और रोशनलाल ठिठके। हीरानंद जसनानी उनके पास पहुंचा और पूछते पूछते ठिठक गया। मजदूर भी करीब आ गए थे। सबकी हैरानी से भरी फटी आंखें सामने थी। सामने आधा पड़ा उगड़ा हुआ मानवीय शरीर पड़ा था। आधे से ज्यादा मांस गायब था। नरकंकाल सा नजर आ रहा था। मुंह भी उगड़ा हुआ था। सिर के बाल अपनी जगह सलामत थे। उस उगड़े शरीर के पास खून से भीगी सूखी जमीन नजर आ रही थी। दिल जोरों से धड़का देने वाला खतरनाक दृश्य था। वड़ी या ऐसे ही पैदा हुआ था। इसका डिजाइन यही था। हीरानंद ने मुंह बिगाड़ा। इसे किसी जानवर ने खाया है, मेरे ख्याल में शेर या चीते ने, गाइड ने कहा। हीरानंद होठ सिकोड़कर करीब पहुंचकर लाश को देखने लगा। हड्डियां ताजी है और बचा कुचा मांस भी पुराना नहीं हुआ है। लगता है कुछ देर पहले ही इसने इसी हाल में हालिया ही जन्म लिया है साईं। बिल्कुल ताजी है नी। हीरानंद मुंह बनाकर बोला। इसका मतलब आसपास कहीं शेर है। रोशनलाल ने जल्दी से आसपास देखा। साईं रोशनलालनी, तू फिक्र नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ। शेर चीता भी आ जाए तो फिक्र नहीं करना, तुम्हारे पीछे मैं हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ। हीरानंद ने दांत पींचकर कहा। इसे खाने वाला जानवर करीब में नहीं होगा, पेट भरकर चला गया होगा। अब खतरे जैसी कोई बात नहीं। करीब खड़े गाइड ने विश्वास भरे स्वर में कहा। हीरानंद खतरे से डरता नहीं है। खतरा हीरानंद को देखकर भाग जाता है। कोई मत डरे, रुको मत, चलते रहो, मैं पीछे हूँ, तुम सबके पीछे हूँ, चलो चलो। वह पुनः चल पड़े। रोशनलाल चलते चलते हीरानंद जसनानी के पास पहुंचा। जसनानी साहब, एक बात है। स्वर में दबापन था। कहो कहो, यह जंगल है बड़ी, सोचा मत करो, कह दिया करो। मैं यह कहना चाहता था कि आगे जा रहे गुलशन छाबड़ा पर हमला बोलकर उन्हें खत्म क्यों न कर दिया जाए। ऐसे में हमें खतरा कम हो जाएगा। रोशनलाल बोला। और वह हरामी गुलशन बच गया तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला होने पर वह हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। वड़ी, यह मामला मुझे जमा नहीं। वह हरामी गुलशन हमें भी तो साइड को लगा सकता है। हीरानंद जसनानी ने सोच भरे स्वर में कहा। उसे ऐसी जगह मारो नहीं जहां पानी भी न मिले हरामी गुलशन को। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? रोशनलाल की आवाज में उलझन थी। उसको खजाने तक पहुंच देने दे रोशनलाल, फिर हरामी गुलशन की रेड फेर देंगे। हीरानंद जसनानी उसे समझाने वाले अंदाज में कह उठा। वही खजाना सामने होगा तो वह सिर्फ माल को देखेगा। पीछे से उस पर कोई गोली भी चला रहा होगा तो वह उसे नजर नहीं आएगा नी। और तेरे को तो मालूम है कि पीठ पर वार करने में हीरानंद यानी कि मुझसे एक्सपर्ट आदमी और कोई है ही नहीं। तब तो वो हरामी गुलशन एक सांस भी नहीं ले पाएगा। छाबड़ा के साथ कितने आदमी होंगे जसनानी साहब? साईं, ये तो मालूम नहीं। हीरानंद जसनानी ने होठ पीछे। बड़ी बात चुया हरामीपन पर उतर आई है। एक बार भी ट्रांसमीटर नहीं मारा। साली की खोपड़ी तोड़ देने का था। जी मैं समझा नहीं। रोशनलाल ने उलझन भरी निगाहों से हीरानंद को देखा। क्या नहीं समझा? वह चुया, ट्रांसमीटर, मैं कुछ भी नहीं समझा। बड़ी बेकार की बात नहीं सोचनी, काम की बात की तरफ खोपड़ी चलाकर। रोशनलाल ने कुछ नहीं कहा। साई गाइड,
हीरानंद ने गाइडों की तरफ देखा। वड़ी हम ठीक रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? जी हाँ, गाइड ने चलते हुए सिर हिलाया। सोच ले, कहीं तो उल्टी तरफ से गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम ठीक रास्ते पर हैं। याद रखना नी, तुम दोनों को हमने 40-40 हजार दिया है साईं, वह मेरे को वसूल करवा देना नी, नहीं तो हीरानंद को रातों की नींद नहीं आएगी। वड़ी हीरानंद जसनानी मुंह बनाकर बोला, हम आपके पैसे की पूरी कीमत वसूल करके आपको देंगे साहब। गुड नी, ये तो बिल्कुल अपने हरामी गुलशन छाबड़ा वाली बात बोलता है नी। मैं समझा नहीं। साईं चुप करनी, सीधे सीधे देख, कोई गड़बड़ ना हो। बड़ी अभी कितना रास्ता पड़ा है? रोशनलाल ने पूछा। क्षण भर सोचकर गाइड ने कहा, 6-7 मील। तुम लोग तो कहते थे कि रास्ते में जंगलों की कई खतरनाक बस्तियां। जी हाँ, गाइड बोला, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि जंगलों से टकराव ना हो, और साइड के रास्ते से ही हम निकल रहे हैं, फिर भी खतरा बराबर है। खतरे की परवाह ना करो नी, वड़ी मैं तुम लोगों के पीछे हूँ, चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं तुम्हारे पीछे हूँ पीछे। हीरानंद जसनानी छाती ठोककर कह उठा। वह लोग आगे बढ़ते रहे। शाम होते होते गुलशन छाबड़ा की पार्टी जंगल पार कर गई थी। सामने छोटी छोटी पहाड़ियां और पथरीला रास्ता था। खुले में तेज हवा का एहसास हो रहा था। सबने चैन की खुली सांस ली। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की कैद से बाहर निकले हों। शाम हो रही है, हमें यहीं कहीं पड़ाव डाल देना चाहिए, गुलशन छाबड़ा बोला। विजय सिंह ने यही बात गाइडों से कही। यहाँ से कुछ आगे पत्थरों के बीच छोटा सा तालाब है, रात वहां रुकना ठीक रहेगा, गाइड ने कहा। छोटा सा काफिला आधा मील आगे पहाड़ियों के बीच मौजूद तालाब पर रुका। टेंट गाड़ दिए गए। थकेहारे सब आराम करने की मृदा में आ गए। कुछ नहाने लगे। गुलशन छाबड़ा भी तालाब के पानी में नहा धोकर हटा, कपड़े वहीं डाल लिए। अंधेरा पूरी तरह से गिर आया था। लकड़ियां निकालकर अलाव जला दिया गया था। आज उनकी दूसरी रात थी और कल दिन में किसी भी समय उन्होंने चकोआ बस्ती में पहुंच जाना था। गुलशन छाबड़ा और नैना रात एक ही टेंट में बिताते थे। इस समय गुलशन छाबड़ा फोल्डिंग कुर्सी पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। गुलशन छाबड़ा के कहने पर नैना सामान में से विस्की की बोतल ले आई। गिलास 2 थे, एक गिलास वह अपने लिए भी लाई थी। सामने मौजूद फोल्डिंग चेयर पर बैठकर 2 पैक तैयार किए। एक गुलशन छाबड़ा को थमा दिया। उसके चेहरे पर कुछ गंभीर भाव थे। वह किसी गहरी सोच में डूबा लग रहा था। ग्रुप के बाकी लोग इधर उधर बैठकर अपनी थकावट दूर कर रहे थे। विजय सिंह भी बोतल लिए कुर्सी पर एक तरफ बैठा था। क्या सोच रहे हो डार्लिंग? नैना की टांगे आधी से ज्यादा नजर आ रही थी। कुछ नहीं, गुलशन छाबड़ा ने सोच भरी मृदा में सिर हिलाया। कोई तो बात है डार्लिंग, वरना तुम ऐसे चुप नहीं बैठने वाले। नैना ने गिलास में से घूंट भरा। गुलशन छाबड़ा ने नैना को देखा, फिर घूंट भरकर बोला, मैं पीछे आ रहे लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। हमें उनकी पोजीशन की जानकारी होनी चाहिए। क्या जरूरत है जानकारी की? नैना हंसी। जरूरत है, कहीं देवराज चौहान और सिंधी आपस में मिल गए तो ताकतवर बन जाएंगे। हीरानंद को तुम नहीं जानती, मतलब के लिए वह गधे को भी अपना बाप बना लेता है। देवराज चौहान के ग्रुप में शामिल होना उसके लिए मामूली काम है। कम से कम मुझे पता चलना चाहिए कि पीछे आने वालों की क्या पोजीशन है। गुलशन साहब, कुछ दूर कुर्सी पर बैठा विजय सिंह कह उठा, आप यह भी तो सोचिए कि पीछे आ रही दोनों पार्टियों में झगड़ा भी तो हो सकता है। वह आपस में ही लड़ झगड़ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। गुलशन छाबड़ा मुस्कुराया, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। उनकी टो में आदमी भेजने शायद बेकार हैं। एक तो सब थके हुए हैं, और फिर अगर हमारा आदमी उनके हाथ लग गया तो उन्हें हमारी पोजीशन के बारे में मालूम हो सकता है। रात को वह लोग सफर जारी नहीं रख सकते। उन्हें जंगल में ही कहीं डेरा डालना होगा। हमें हर तरफ से निश्चित होकर अपनी रात बितानी चाहिए, विजय सिंह ने कहा।
ठीक कहते हो। गुलशन छाबड़ा ने मुस्कुराकर उसे देखा। सबने पैक खाना निकालकर खाया। थके टूटे सब सो गए। अलाप जलता रहा। करीब आधी रात को आहट सी पाकर गुलशन छाबड़ा की नींद टूटी। नैना उसकी बाहों में थी। नैना की बाहों से निकलकर उठा और आगे बढ़कर टेंट का जरा सा पर्दा उठाकर बाहर देखा। बाहर का दृश्य देखते ही गुलशन छाबड़ा चंद पलों के लिए आतंक से जकड़ा रह गया। चंद्रमा की फैली तीव्र रोशनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। वह बेहद खतरनाक जंगली थे। गुलशन छाबड़ा को उनकी संख्या 15 के करीब नजर आ रही थी। अगर ज्यादा भी हो, आसपास और भी छिपे हों तो जुदा बात थी। बाहर खुली हवा में कुछ मजदूर और उसके साथी गहरी नींद में डूबे थे। उन आदिवासी जंगलियों ने गलों में इंसानी हड्डियों की माला डाल रखी थी। उन्होंने शरीर पर जाने क्या लगा रखा था कि चंद्रमा की रोशनी में वह जंगली बेहद चमक रहे थे। उनके हिलने हरकत करने पर गले में पड़ी हड्डियों की माला की आपस में टकराने से रगड़ पैदा होती थी, आवाज होती थी। इन जंगलियों के हाथों में पत्तियों वाली कोई जड़ी बूटी थी जिन्हें वह नींद में डूबे व्यक्तियों की नाक पर चंद पलों के लिए रख देते थे। स्पष्ट था कि वह जड़ी बूटी बेहोश करने वाली थी। बाहर गुपचुप यह कार्रवाई जारी थी। अलाप की आग बंद हो चुकी थी, परंतु उसमें मौजूद गर्म अंगारे सुलगते हुए चमक रहे थे। तब तक नैना भी करीब आकर बाहर देख चुकी थी। डार्लिंग, नैना की आवाज में घबराहट थी और धीमी थी। यह क्या हो रहा है? तुम देख नहीं रही? गुलशन छाबड़ा दांत बींचकर दबे स्वर में गुर्राया। कुछ करो, नहीं तो यह लोग। खामोश रहो बेवकूफ, गुलशन छाबड़ा ने सख्त स्वर में कहा। कुछ करना मौत को दावत देना है। यह जंगली है, इनका इलाका है। इनकी संख्या इतनी मत समझो, आसपास और भी छिपे होंगे। जरूरत पड़ने पर इनकी बस्ती जहां भी होगी वहां से और भी आ जाएंगे। हमारे रिवॉल्वर की गोलियां इन्हें संभाल नहीं सकती। हमारा कुछ भी करने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। जिस ढंग से यह जंगली गुपचुप बेहोश करने का काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि यह भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, और मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। अगर उन्होंने हम लोगों के साथ भी या हमारे साथ करेंगे तो फिर मजबूरन रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुलशन छाबड़ा दांत पीचकर बोला। गुलशन डार्लिंग, मुझे तो डर लग रहा है। नैना के स्वर में घबराहट थी। घबराहट तो गुलशन छाबड़ा को भी थी, लेकिन उसके इरादे दृढ़ और मजबूत थे कि खजाने तक पहुंचने से उसे कोई नहीं रोक सकता। बेशक कुछ भी हो जाए, अगर वह जंगली उसके रास्ते में आए तो वह उन्हें भी साफ कर देगा। परंतु देखते ही देखते जंगलियों ने बाहर वालों को बेहोश किया और उन्हें उठाकर कंधे पर डाला, फिर दबे पांव वहां से भागते चले गए। मेरा पैक तैयार करो, गुलशन छाबड़ा ने कहा। रात के इस वक्त नैना के स्वर में उलझन के भाव थे। हाँ, नैना पैक तैयार करते हुए बोली। हम तंबू में थे इसलिए बच गए, नहीं तो वह हमें भी अपने साथ ले जाते। और गुलशन छाबड़ा हिसाब लगा रहा था कि उसके करीब आधे आदमी कम हो गए थे। हीरानंद जसनानी ने रात को तंबू गाड़ने के लिए घास वाली जगह का चुनाव किया था, जिसके ऊपर कोई पेड़ पौधे वगैरह नहीं थे। 4 टेंट गाड़ दिए गए थे, कुछ बाहर सोए तो कुछ भीतर। गाइडों के कहने पर रोशनी का प्रबंध नहीं किया गया था। उनका कहना था कि रोशनी को देखकर जंगली लोगों को उनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा, फिर वह उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अंधेरे में ही सब खा पी कर थके आ रहे इधर उधर लुढ़क कर सो गए थे। आधी रात को चीखों की आवाज सुनकर हीरानंद जसनानी की आंख खुली। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। तुरंत ही रिवॉल्वर हाथ में आ गई। रोशनलाल उसके तंबू में ही सोया था और वह तंबू में नहीं था। रिवॉल्वर थामे सावधानी से हीरानंद बाहर निकला। वह हर तरफ के खतरे के प्रति तैयार था। रात का गुप्त अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। चंद कदमों के फासले पर उसे टार्च की चमकती रोशनी नजर आई। हीरानंद जसनानी ने फौरन पहचाना कि वह अपने ही आदमी है। वड़ी क्या हुआ?
रात को चींची की आवाज कौन निकालता है नी, कहते हुए हीरानंद आगे बढ़ा। टार्च रोशनलाल ने जला रखी थी। ग्रुप के 2-4 आदमी और भी पास खड़े थे। जसनानी साहब, रोशनलाल ने कहा, हमारे 5 आदमियों को सांपों ने काट लिया है, वह मर गए हैं। सांपों ने? जी हाँ, वह बाहर सोए थे। सांप बहुत जहरीले थे, फौरन उनकी जान निकल गई। साईं, रोशनलाल तू अपनी रोशनी बंद करनी, रोशनी देखकर जंगली आ गए तो इससे भी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। बड़ी बंद करनी इसे। हीरानंद का स्वर सख्त था। रोशनलाल ने फौरन टॉर्च बंद कर दी। वड़ी 5 मरे नी। जी हाँ। अपने कितने हैं? 3 हमारे और 2 मजदूर। फिक्र नहीं कर वड़ी, इसका दुख नहीं मनाना चाहिए नी। साईं, ये तो बलि है, बलि। हर अच्छा काम करने से पहले बलि देनी पड़ती है, तभी काम संपूर्ण होता है। सब ठीक है नी, सब ठीक है। रोशनलाल ने अंधेरे में ही अजीब सी निगाहों से हीरानंद जसनानी को देखा। अब बलि को मानते हैं। साईं रोशनलाल नी, तू बात समझता नहीं है। शहर का मामला होता तो जुदा बात थी, यह जंगल का मामला है वड़ी। यहाँ पर मौत को बलि कहना ही ठीक है। समझा नहीं रोशनलाल? जी समझ गया, कहते हुए रोशनलाल ने गहरी सांस ली। हीरानंद जसनानी ने वहां इकट्ठे हुए सब पर निगाह मारी। साईं सुनो नी, सब ध्यान से सोना, ज्यादा बलि देना भी ठीक नहीं होता। 5 ही बहुत हैं। हीरानंद का सर ऊंचा था। अगर सारी बलि यहीं पे दे दी तो आगे कौन बलि देगा? अपने को संभाल कर रखना वड़ी। अब बलि मत देना, सावधान रहना, एकदम कड़क। जो बलि लेने आए साईं उनकी ही बलि ले लेना, छोड़ना नहीं। मैं तुम सबके पीछे हूँ, पीछे। उसके बाद फिर सब सोने के लिए चले गए, परंतु सांपों के डर से नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। भोर के उजाले के साथ ही देवराज चौहान की आंख खुल गई। सब उठ गए। गार्ड रखे तंबू उखाड़कर फोल्ड किए गए। सारा सामान समेटने के बाद दाएं बाएं के कामों से फुर्सत पाकर सबने नाश्ता किया। उसके बाद आगे बढ़ गए। सफर पुनः शुरू हो गया। अभी कितना रास्ता बाकी है? जगमोहन ओची के पास आकर बोला। कितना भी हो, हमें चकोवा बस्ती पहुंचने की जल्दी नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। हम जितनी देर से वहां पहुंचेंगे उतना ही अच्छा होगा। तब तक आगे जा रही दोनों पार्टियां सामने से हट चुकी होंगी। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। तुमने अभी तक नहीं बताया कि वहां पर ऐसा क्या होगा जो मालूम हो जाएगा। पहले बता देने में क्या हर्ज है? राजन चौधरी बोला। कोई हर्ज नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त पर मालूम हो तो मजा तभी आता है। अब तो ज्यादा देर की बात नहीं रही। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर राजन चौधरी को देखा। ओची जो की बातों के दौरान 8-10 कदम आगे बढ़ गया था। एकाएक उसकी चीख वातावरण में गूंज उठी। सब चौंके, ठिठके, सामने देखा। देखते ही जैसे सबकी आंखें बंद सी होने लगी। नरबक्षी पेड़ की लंबी मजबूत शाखाएं जमीन को छूती लटक रही थी और ओची जब उन शाखाओं के करीब से गुजरा तो शाखाएं फौरन हरकत में आई और ओची के शरीर के गिर्द लिपटती चली गई। ओची का शरीर ऊपर उठकर हवा में लटकने लगा। उसके गले से बराबर चीखें निकल रही थी। उसके शरीर के गिर्द लिपटी पेड़ की शाखाओं ने खून चूसना शुरू कर दिया था। पीड़ा के मारे ओची तड़पे जा रहा था। सब ठगे से इस खतरनाक दृश्य को देखते रह गए। बचाओ मुझे, बचाओ, ओची गला फाड़कर चीखा। ओची की आवाज पर जैसे सबको होश आया। यह कैसे बचेगा? राजन चौधरी हड़बड़ाया। ओची की यह हालत देखकर मजदूर सामान फेंककर उनके पास आ गए। ओची को बचाओ, एक मजदूर देवराज चौहान की बाह पकड़कर हिलाते हुए बोला। कैसे बचेगा यह? देवराज चौहान ने दांत पींचकर पूछा। निगाहें नरबक्षी पेड़ की शाखाओं में लिपटे हवा में झूलते चीखते तड़पते ओची पर टिकी थी। हमारे पास पाला, फरसा या तलवार नहीं है। टहनियां काट ली जाए
तो यह बच सकता है। दूसरा मजदूर जल्दी से बोला, मेरे पास चाकू है। जगमोहन ने कहते हुए जेब में हाथ डाला। चाकू का कोई फायदा नहीं। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। तुम चाकू से ओची के गिर्द लिपटी शाखाएं काटने आगे बढ़ोगे तो अन्य शाखाएं तुम्हें अपने कब्जे में ले लेंगी। देवराज चौहान की बात सही थी। कोई कुछ न कह सका। ओची नरबक्षी पेड़ की टहनियों में जकड़ा हवा में झूलता चीखे जा रहा था। उसका चेहरा लाल सुर्ख पड़ चुका था। आंखों में दहशत ही दहशत थी। शायद उसे अपनी मौत का एहसास हो चुका था। किसी तरह ओची को बचाओ। वो मजदूर बेबस से चीख पड़े। देवराज चौहान ने उन मजबूत शाखाओं को देखा जो ओची के शरीर के गिर्द लिपटी हुई थी। क्षण भर सोचने के पश्चात देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और होठ बींचकर रिवॉल्वर सीधी करते हुए पहले एक फायर किया। ओची के शरीर से लिपटी शाखा ऊपर से गोली लगने से कट गई। अब 4 शाखाएं सांप की तरह ओची के शरीर से लिपटी हुई थी। सब हक्के बक्के से कभी देवराज चौहान को देखते तो कभी नरबक्षी पेड़ की शाखाओं से लिपटे ओची को, जो कि चीखे जा रहा था, हवा में झूलता तड़पे जा रहा था। अगले ही पल देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और फिर एक के बाद एक 4 फायर लगातार करता चला गया। हर गोली निशाने पर लगी। चारों शाखाएं ऊपर से कट गई। ओची का शरीर नीचे जा गिरा। उसके शरीर के साथ लिपटी शाखाएं बराबर लिपटी रही। वह मृतप्राय पड़ा था, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। वहां चुप्पी और सन्नाटा छा चुका था। ओची, जगमोहन ने पुकारा। ओची का शरीर जरा सा हिला, बस ना तो सिर उठाया और न ही बोला। इसे कुछ हो न गया हो, राजन चौधरी बोला। ओची को बसते देखकर सारे मजदूर खुश थे। मैं ओची को उठाकर लाता हूँ, कहकर एक मजदूर आगे बढ़ा। देवराज चौहान ने उसे पकड़कर फौरन पीछे खींच लिया। होश में रहो, नरबक्षी पेड़ की शाखाएं तुम्हें अपनी जकड़ में ले लेंगी, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मजदूर वहीं ठिठक गया। रस्सी लाओ। तुरंत रस्सा लाया गया। देवराज चौहान ने रस्सा फेंका, जो कि ओची के ऊपर जा गिरा। ओची के शरीर में हरकत हुई। ओची, देवराज चौहान बोला, रस्सा पकड़ो। ओची का शरीर पुनः हिला। उसकी गर्दन इस तरफ घूमी, आंखें खुली हुई थी। वह बेजान सा पस्त लग रहा था। चेहरा फक और सफेद पड़ा हुआ था। रस्सा पकड़ो ओची, देवराज चौहान बोला। तुम्हारे ऊपर ही पड़ा है, उठने की कोशिश मत करना, नहीं तो पेट की शाखाएं तुम्हें फिर अपने कब्जे में ले लेंगी। रस्सा पकड़ो, जल्दी। ओची के शरीर में हरकत हुई। किसी तरह उसने अपनी पीठ पर पड़े रस्से को पकड़ा। शरीर में ढेर सारी कमजोरी भर आई थी। रस्से की पकड़ खास मजबूत न हो पा रही थी। देवराज चौहान सावधानी से धीमे धीमे रस्सा खींचने लगा। ओची का शरीर नरबक्षी पेड़ के दायरे से बाहर आने लगा। एक बार ओची के हाथ से रस्सा छूटा भी, परंतु वह नरबक्षी पेड़ के दायरे से बाहर आ गया था। मजदूरों ने फौरन ओची को उठाकर नरम घास पर डाला। देवराज चौहान ने उसके गिर्द लिपटी नरबक्षी पेड़ की टहनियां हटाई। टहनियों पर खून लिपटा हुआ था। ओची के बदन पर जहां टहनियां लिपटी थी, वहां से मांस उगड़ा हुआ था, जो कि टहनियों के साथ चिपका हुआ था। जगमोहन जल्दी से सामान में से फर्स्ट एड का सामान ले आया और ओची के जख्मों पर दवा लगाने लगा। ओची के होठों से धीमी धीमी कराहें निकल रही थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। सबके चेहरों पर गंभीरता थी, परंतु खुशी भी थी। देवराज चौहान की नजरें नरबक्षी पेड़ पर थी और नरबक्षी पेड़ की ऐसी कोई निशानी नहीं थी कि फिर इसे देखने पर ऐसे किसी पेड़ को पहचाना जा सके। यानी ऐसा खतरा दोबारा भी सिर पर आ सकता था। आधा घंटा ओची ने आराम किया। उसके बाद वह सब फिर रवाना हो गए। ओची की हालत अब पल प्रतिपल सुधरती जा रही थी। तुमने मेरी जान बचाई, ओची देवराज चौहान से आभार भरे स्वर में बोला। मैं वास्तव में। ओची, इस समय हम सब एक ही किश्ती पर सवार हैं। जब तक हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इस समय कोई गाइड नहीं,
कोई मालिक नहीं। ओची की निगाहों में एहसान के भाव थे। सब आगे बढ़ते रहे। करीब 20 मिनट बाद एक हंगामा फिर पैदा हुआ, मुसीबत से भरा हंगामा। आगे बढ़ते जगमोहन का पांव एक ऐसे गड्ढे में पड़ गया जिसे ऊपर से घास से ढांपा गया था। एकाएक खुद को संभाल नहीं सका और सीधा गड्ढे में जा गिरा, जो कि करीब 8 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा था। बगल के पेड़ से एक रस्सी नीचे आ रही थी, जिस पर पत्तियां इस ढंग से लिपटी हुई थी कि देखने पर वह रस्सी किसी बेल की तरह नजर आ रही थी। वह रस्सी गड्ढे तक जा रही थी और उसका सिरा ऊपर पेट तक जा रहा था, जो कि एक खास डंडे से बंधा था। जगमोहन के वहां गिरते ही रस्सी में खिंचाव पैदा हुआ और उसके सिरे से बंधे डंडे को तीव्र झटका लगा और डंडा जोरों से पेट पर खास ढंग से फंसा रखे डोल पर पड़ा। इतनी जोर से डोल बजने की आवाज पैदा हुई जैसे जंगल गूंज उठा हो। उधर गड्ढे में जगमोहन के गिरते ही खास ढंग का लकड़ियों का ऐसा जाल गड्ढे की साइड से निकला और उसने गड्ढे को ढांप लिया। जगमोहन पिंजरे में जैसे फंसकर रह गया। हर कोई सकते किसी हालत में पड़ा ठगा सा खड़ा रह गया था। देवराज चौहान जगमोहन को बाहर निकालने की चेष्टा करने लगा तो ओची बोला, कोई फायदा नहीं। यह जाल जानवरों को फंसाने के लिए आदिवासियों ने डाला है। जब तक हम इस गड्ढे से इसे निकालेंगे तब तक आदिवासी यहाँ पहुंचे होंगे। डोल का बजना उनके कानों में यह बात डाल चुका है कि उनके गड्ढे रूपी जाल में शिकार फंस चुका है। उन आदिवासियों से हमें खतरा तो हो सकता है। राजन चौधरी जल्दी से बोला। हाँ, वह सभ्य लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। ओची गंभीर स्वर में बोला। ऐसे में वह लोग अजनबियों को खत्म कर देते हैं। राजन चौधरी का चेहरा फक पड़ गया। लकड़ी के जाल को हटाने की कोशिश करो जो गड्ढे में जगमोहन के ऊपर आ फंसा है, देवराज चौहान बोला। 3 मजदूर जल्दी से आगे बढ़े। कोई फायदा नहीं, ओची ने सिर हिलाकर गहरी सांस लेकर कहा। परंतु मजदूर देवराज चौहान के इशारे पर आगे बढ़े और गड्ढे में फंसी लकड़ी का जाल हटाने की चेष्टा करने लगे। वहां तीखी चुप्पी छा चुकी थी। जल्दी करो जल्दी, जंगली लोग आ जाएंगे, राजन चौधरी जल्दी से बोला। 10 मिनट की चेष्टा के पश्चात भी वह मजदूर लकड़ी का छोटा सा जाल नहीं निकाल सके। तभी आहटे और सूखे पत्तों की चरमराहटें वहां गूंज उठी। सब चौंके। कईयों के चेहरे सफेद पड़ गए। आने वाले 12 आदिवासी थे। आदमखोर नहीं थे, परंतु बेहद खतरनाक थे। नंग दड़ंग थे। जो पत्तियां कमर के नीचे बांध रखी थी, उनका होना या न होना बेकार था। वह सब घेरा डालकर वहां पहुंचे थे और सभ्य इंसानों को देखकर क्रोध में गुरगुर करने लगे थे। उनके हाथों में तरह तरह के खतरनाक हथियार थे। ओची ने जंगली लोगों के तेवर देखे तो पलटकर वह सबसे बोला, कोई गोली मत चलाए, हथियार का इस्तेमाल ना करे। आदिवासियों ने अपने हथियारों को ठीक ढंग से संभाल लिया था। वह खतरनाक अंदाज में उन पर वार करने जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन सबको खत्म कर देंगे। तभी ओची आगे बढ़ा और जो उन जंगलियों का सरदार लग रहा था उसके सामने पहुंचा। 3 मिनट दोनों किसी ऐसी भाषा में बात करते रहे जो किसी की समझ में नहीं आई। ओची ने गले में डाल रखा एक लॉकेट दिखाया। फिर ओची ने मुड़कर सब लोगों से कहा, हमें इनके साथ बस्ती के सरदार के सामने जाना होगा। क्यों? यह हमें दुश्मन समझ रहे हैं। इनके सरदार के सामने जाकर हमें बात करनी होगी। इस बात का क्या भरोसा है कि इनका सरदार हमें कुछ नहीं कहेगा, राजन चौधरी बोला। ओची ने सख्त निगाहों से राजन चौधरी को देखा। वहां पर तो एक बार फिर भी हमारी जान बच सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ होने का मतलब है कि इन आदिवासियों की बस्ती हमें कच्चा खा जाएगी। ओची ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि यह लोग हमारे दुश्मन बने। यह लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे। कई सालों बाद में यहाँ आया हूँ। बस्ती के सरदार से बात की जाए तो मामला ठीक होने के चांस हैं। मेरे पापा किचोनी की यह सब लोग इज्जत करते हैं। वह ठीक कह रहे हो,
देवराज चौहान बोला, हम लोग बस्ती के सरदार के पास चलेंगे, उनसे बात करना तुम। इनसे कहो कि हमारे आदमी को गड्ढे से बाहर निकालें। ओची ने आदिवासी भाषा में यह बात उनसे कही। 3 आदिवासी गड्ढे की तरफ बढ़ गए। मेरे गले में पड़े लॉकेट को देखकर यह लोग रुके हैं, वरना अब तक उन्होंने हम पर हमला कर दिया होता। ओची ने देवराज चौहान से कहा, यह लॉकेट चकोवा बस्ती के सरदार ने दिया है, जो कि औरत है। इन सब कबीलों से शक्तिशाली कबीला चकोवा है। अगर चकोवा कबीले से कोई फरमान जारी होता है तो वह इन सब बस्ती वालों को मानना पड़ता है। ना मानने पर उस बस्ती के सरदार की हत्या कर दी जाती है। यह लॉकेट चकोवा बस्ती से मेरे पिता को दिया गया था। इस लॉकेट पहनने वाले को यहाँ दोस्त समझा जाता है। तब तक जगमोहन को गड्ढे से निकाल लिया गया। उसके बाद सब उन आदिवासियों के पीछे चल पड़े। यह तो हम खामखा ही बुरे फंस गए। राजन चौधरी जगमोहन से बोला, फंसे की छोड़ो, निकलने की सोचो। ओची सबसे आगे उन आदिवासियों के साथ चल रहा था। देवराज चौहान के चेहरे पर बेहद शांत भाव थे। 15 मिनट पश्चात ही वह सब आदिवासी बस्ती में प्रवेश कर गए। बस्ती में झोपड़ी की तरह बेहद छोटे छोटे मकान बने हुए थे। ऐसे घरों की संख्या 100 के करीब थी। एक मकान बस्ती के बीचों बीच बना था, जो कि सबसे बड़ा और सुंदर नजर आ रहा था। बस्ती के सरदार को बाहर बुलाया गया। अजनबियों को देखकर उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। जो आदिवासी उन्हें यहाँ लाए थे, उनमें से एक आगे बढ़कर बस्ती के सरदार को सब कुछ बताने लगा। इस दौरान सरदार की खूंखार निगाहें सब पर घूम रही थी। तभी ओची आगे बढ़ा और उसने आदिवासी भाषा में सरदार से जो बात की वह इस प्रकार थी। बस्ती के सरदार को ओची का नमस्कार कहते हुए ओची ने थोड़ा सा सिर झुकाया। सरदार की निगाह ओची के चेहरे पर जा टिकी। 2 पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, सरदार बोला। सरदार ठीक कह रहे हैं। मैं अपने पापा के साथ 3 बार यहाँ आ चुका हूँ। 3 बार आपसे मिला हूँ। कौन हो तुम? मैं किचोनी का बेटा हूँ। किचोनी का बेटा? सरदार चुका। हाँ, शायद तुम वही हो। अब मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। यह देखिए, ओची ने गले में पड़ा लॉकेट आगे किया। सरदार ने लॉकेट पर निगाह मारी। चेहरे पर पूरी तरह तसल्ली के भाव उभरे। यहाँ क्यों आए हो और इन लोगों के साथ क्यों आए हो? सरदार, यह लोग जंगल घूमना चाहते थे। मैं इन्हें चकोवा बस्ती ले जा रहा हूँ। तो तुमने भी अपने पिता जैसा काम शुरू कर दिया? जी हाँ, ओची ने सिर हिलाया। एकाएक सरदार के होठों पर मुस्कान उभरी। तुम किचोनी के बेटे हो। किचोनी बहुत अच्छा था, हमेशा हमारे पास ठहरता होता था। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। तुम्हें भी हमारे पास रुकना। सरदार, मैं माफी चाहता हूँ। इन्हें चकोवा बस्ती तक ले जाकर वापस ले आना है। इन्हें जल्दी वापस पहुंचना है। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूँ कि अगली बार जब भी आऊंगा आपके पास अवश्य ठहरूंगा। तब तक के लिए मेरा यह तोहफा कबूल कीजिए। कहने के साथ ही ओची ने एक मजदूर को इशारा किया, जो कंधे पर गठरी रखे आगे आया। तो ओची ने उसके कंधे से गठरी उठाकर सरदार के कदमों में रख दी। सरदार के चेहरे पर मुस्कान उभरी। किचोनी भी ऐसा ही करता था। बाप के खून का असर बेटे के खून में भी है। ओची मुस्कुराया। अब मुझे इजाजत है। ओची ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन अगली बार हमारे पास। जी हाँ, पक्की बात, यह मेरा वायदा रहा। ओची ने फौरन उनकी बात काटकर कहा, मैं कुछ आदमी तुम्हारे साथ कर देता हूँ ताकि रास्ते में। मुझे कुछ नहीं होगा। रास्ते में पड़ने वाले सब कबीले मुझे जानते हैं। ओची ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सरदार ने ओची का कंधा थपथपाकर कहा। इस प्रकार वहां से सबको छुटकारा मिला और वह पुनः आगे बढ़ गए। हीरानंद का काफिला आगे बढ़ रहा था कि तभी महारानी महारानी सिग्नल महारानी चोइया ने चलते चलते एकाएक हीरानंद हड़बड़ाकर बोला, क्या हुआ जसनानी साहब? साथ चलता रोशनलाल कह उठा, तेरे मतलब की बात नहीं है।
रुक जरा, मैं साइड को होकर आता हूँ। कहने के साथ हीरानंद जसनानी एक तरफ बढ़ गया। ट्रांसमीटर नुमा घड़ी के नीचे से एक महीन सी सुई निकलकर हीरानंद की कलाई में चुभने लगी थी। मतलब स्पष्ट था कि नैना उससे बात करना चाहती है। अपने ग्रुप से चंद कदम दूर हटकर हीरानंद ने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो हेलो, जसनानी बोला। क्या हाल है हीरानंद भाई? हाल वाल की छोड़नी चुइया। हीरानंद जसनानी जल्दी से बोला। तूने इतनी देर से मुझे ट्रांसमीटर नहीं मारा, वड़ी मैं तो सूखा जा रहा था नी। अब सांस में सांस आई है। मैं तुमसे बात कैसे करती? इतने लोग तो मेरे साथ हैं, मौका ही नहीं मिला। तो साईं अपने से मौका मिल गया नी। बहाना मार कर आई हूँ। बहाना? वड़ी क्या बहाना मारा नी? सुसु का बहुत बढ़िया बहाना है नी। मुझे बता तो साईं, तू किधर को है? मैं आता हूँ। हीरानंद भाई, मजाक नहीं, काम की बात करो। तुम कितने आदमी हो? बहुत है नी, फिक्र नहीं कर। गुलशन के आदमी कम हो गए हैं। आधे से ज्यादा आदमियों को आदिवासी उठाकर ले गए हैं। दो को दलदल निकल गई है और 3 नरबक्षी पेड़ों का भोजन बन चुके हैं। अब कुल मिलाकर गुलशन के पास 7-8 आदमी बचे हैं। घड़ीनुमा ट्रांसमीटर से नैना की आवाज आई। 7-8? साईं, इतने तो मैं हर समय जेब में रखता हूँ। मेरे ख्याल में तुम हमसे ज्यादा पीछे नहीं हो। चाहो तो गुलशन पर काबू पा सकते हो। मेरी प्यारी चुईया, चिंता नहीं कर। हरामी गुलशन की गर्दन मेरे से दूर नहीं है नी। उसकी गर्दन तो टूटी ही टूटी। उसे खजाने तक तो पहुंचने दे चुईया, फिर देखना उसका हाल। हीरानंद का चेहरा ददक उठा। तुम लोग तालाब वाली जगह पार कर चुके हो? नैना की आवाज आई। नहीं, तालाब वाली जगह से सीधा चकवा बस्ती का रास्ता 3-4 घंटे का ही है। कुछ देर पहले ही हम तालाब से चले हैं और अगले ही 3 घंटों में हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तू फिक्र नहीं कर। हीरानंद जसनानी दांत बींचकर गुर्राया। गुलशन को मैं खजाना लेने नहीं दूंगा। वह खजाने को हाथ लगाए तो उसे बोल देना कि हीरानंद आ रहा है, खजाना उसी का है। जब खजाना मिल जाएगा तो चुईया में तेरे को। उसी समय नैना ने दूसरी तरफ से ट्रांसमीटर बंद कर दिया था। चुईया उड़ने लगी है, पूरी बात नहीं सुनती। हीरानंद बड़बड़ा उठा। हीरानंद जसनानी अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ा जा रहा था। उसके आगे रोशनलाल था। बड़ी रोशनलालनी, ये खजाना पाना भी बहुत कठिन है। देख कैसे कैसे धक्के खाने पड़ते हैं अंधेरे से भरे जंगल में। कुछ हो जाए तो हम ना आगे के ना पीछे के। रोशनलाल ने पीछे देखते हुए सिर हिलाया। साईं, हीरालाल जसनानी जल्दी से कदम बढ़ाकर रोशनलाल के पास पहुंचा। रोशनलाल, जब खजाना मिलेगा तो मालूम है मैं तेरे को क्या दूंगा। खजाने में से कितना माल दूंगा। कितना? एकाएक रोशनलाल की आंखों में चमक उभरी। तू कितना चाहता है बोल। जसनानी साहब, आपके सामने मैं क्या कहूँ। जो आप दे दोगे आपकी मेहरबानी होगी। समझदार है तू बड़ी, बहुत समझदार है। तेरे को मालूम है बिना मांगे ज्यादा मिलेगा नहीं। रोशनलाल के चेहरे पर मुस्कान उभरी। सुन बड़ी, हीरानंद जसनानी उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, मैं तेरे को चौथा दूंगा। चौथा? चौथा हिस्सा बहुत है नी। खजाने का मामला है, बड़ी तेरे से चौथा भी नहीं संभाला जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ा है। रोशनलाल जल्दी से बोला। कई पलों तक सिर हिलाता रहा। फिक्र नहीं कर बड़ी, हीरानंद उसका कंधा थपथपाकर बोला। चौथा लेकर ही तेरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखेगा इस साई को, घोड़ी वाले हीरानंद जसनानी को। वैसे तो मैं तुझे आधा दे देता, लेकिन मैं भी मजबूर हूं नी। किसी और को भी माल देना है, वायदा किया हुआ है। और तेरे को तो पता है कि हीरानंद जसनानी अपने वायदे से पीछे नहीं हटता। जी हाँ, वैसे हिस्सा लेने वाला और कौन है? तू नहीं जानता है एक चुईया, वह इस काम में मेरे साथ है, फिर बताऊंगा। रोशनलाल सिर हिलाकर रह गया। हीरानंद जसनानी उन्हें चलते चलते पीछे हट गया। रोशनलाल आगे ही रहा। हीरानंद की आंखों में कहर के भाव उभरे हुए थे। उसने तो पक्का इरादा बना रखा था कि किसी को कुछ भी नहीं लेना देना है
और न ही देना है। अपना काम निपट जाने पर वह इन सबको निपटा देगा। बहरहाल पहले लालच देना जरूरी था ताकि सारे काम को अपना समझकर ठीक करें, किसी तरह की लापरवाही न करें। रोशनलाल ने तो सोच रखा था कि उसे ना के बराबर ही थोड़ा सा माल हीरानंद देगा अगर किसी तरह खजाना हाथ लग जाता है तो। परंतु चौथे की बात सुनकर रोशनलाल की हिम्मत जैसे कई गुना बढ़ गई थी। खजाना अगर छोटा भी हो तब भी चौथा उसके लिए बहुत था। एकाएक रोशनलाल के शरीर को तीव्र झटका लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से बाहों से जकड़ लिया हो। फिर ऐसा लगा जैसे पीछे से उसकी टांगों को किसी ने पकड़ लिया हो। रोशनलाल ने फौरन सिर नीचे करके देखा। रोशनलाल ने हीरानंद जसनानी के चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ी। अपने शरीर पर निगाह पड़ते ही रोशनलाल आतंक से खड़ा का खड़ा रह गया। उसके शरीर के गिर्द मोटा ताजा अजगर लिपट चुका था और उस अजगर का आधा शरीर किसी पेट पर ही लिपटा हुआ था, जो कि रोशनलाल के शरीर के गिर्द लिपटा घूमता नीचे आता जा रहा था। रोशनलाल को ऐसा लग रहा था जैसे किसी लोहे के शिकंजे ने उसे जकड़ लिया हो। हीरानंद, बचाओ मुझे! आतंक से खड़ा रोशनलाल जोरों से चीखा। हीरानंद जसनानी और अन्य सब अब तक कई कदम पीछे हट चुके थे। इस समय उस दृश्य को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, सबके चेहरों पर सफेदी पुत गई थी। साईं, रोशनलाल नी, ये तेरे को क्या हो गया नी? तेरी तो रोशनी गुल हो गई बड़ी। चौथे का ये नहीं चाहता कि तू चौथा ले, तोड़ देनी इसे। हीरानंद जसनानी हड़बड़ाकर बोला। रोशनलाल के होठों से तीव्र चीख निकली। शायद अजगर ने अपने शरीर की पकड़ उसके शरीर से और भी सख्त कर दी थी। रोशनी गुलनी रोशनलाल की, वड़ी इसकी तो घंटी बज गई नी। सब खौफ से लिपटे इस दृश्य को देख रहे थे। रोशनलाल चीखे जा रहा था। अजगर के जिस्म में फंसा रोशनलाल का शरीर हवा में झूल रहा था। अगले ही पल जो हुआ वह सबके दिलों को कपा देने के लिए काफी था। रोशनलाल को अपने जिस्म के गिर्द लपेटे अजगर ने अपने शरीर को अजीब ढंग से झटका दिया। कड़क हड्डी टूटने की सी आवाज वातावरण में गूंज उठी। रोशनलाल के होठों से दर्द भरी चीख निकली और उसका शरीर ढीला पड़ गया। आंखें फटी की फटी रह गई। वह मर चुका था। पेट के साथ चिपका अजगर का शरीर एकाएक नीचे आ गिरा। फिर अजगर का खौफनाक मुंह खुला और रोशनलाल को समूचा ही अपने में निगलने लगा। देखते ही देखते रोशनलाल का सिर और गर्दन तक का हिस्सा अपने मुंह में निकल गया था। रोंगटे खड़े कर देने वाला, दहशत से भरा, बेहद खतरनाक नजारा था। अगले 2 मिनटों में रोशनलाल का कमर तक का शरीर अजगर के मुंह में समा चुका था। चलो नी, हीरानंद जसनानी दोनों गाइडों को देखकर हड़बड़ाकर बोला। रोशनलाल की रोशनी गुल हो गई बड़ी। अब क्या देखता है? रोशनलाल भी गया, उसका चौथा भी हो गया नी। ये तो बहुत खतरनाक जंगल है। खजाना जिसने भी रखा इतनी दूर जंगल के भीतर घुसकर क्यों रखा नी? वड़ी बाहरी खड्डा खोदकर डाल देता साईं, ताकि लेने वालों को तकलीफ न होता। चलो चलो नी। अजगर वाला थोड़ा सा रास्ता बदलकर वह फिर आगे बढ़ गए। गुलशन छाबड़ा मन ही मन चिंतित था। यूं तो उसे अपने आदमियों की तो परवाह नहीं थी, जिए या मरे जरा भी चिंता नहीं थी। परंतु वक्त से पहले आदमियों का खत्म हो जाना उसे बेचैन कर रहा था। नैना को मिलाकर अब उसके पास सिर्फ 7 आदमी रह गए थे। अगर रास्ते में कोई खतरा सामने आ गया, उस खतरे के कारण 2-4 और मर गए, तो तब वह बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। विजय सिंह सलामत था, यही सहारा उसे बहुत था। 2 गाइडों में से एक रह गया था, दूसरा दलदल में फंसकर उसमें समा गया था। ऐसे में दूसरा गाइड भी घबराया सा नजर आ रहा था। अब उन लोगों ने वही सामान उठा रखा था जो बेहद जरूरी था, अन्यथा बाकी के सामान को पीछे जंगल में ही फेंक दिया था। और कितना रास्ता पड़ा है? गुलशन छाबड़ा ने गाइड को देखा। गाइड ने घड़ी देखी, ऊपर आसमान को देखा, पेड़ों के बीच में से फिर बोला, 1.5 घंटा बचा है। गुलशन छाबड़ा ने होठ सिकोड़कर विजय सिंह को देखा। क्या सोच रहे हो विजय सिंह? यूं ही सोचे इधर उधर भटक रही हैं। विजय सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, हम कितने आदमी थे और अब सिर्फ 7 रह गए हैं।
अगर हमें खजाना मिल जाता है तो उसे उठाकर वापस भी ले जाना है। वापसी पर भी खतरे आ सकते हैं, हम सबकी जान जा सकती है। ऐसे में तो विजय सिंह, गुलशन छाबड़ा के होठों पर मुस्कान उभरी। खजाना हासिल करने के लिए खतरों का तो सामना करना ही पड़ता है। जिसने खजाना रखा होगा अपनी तरफ से सुरक्षित ढंग से रखा होगा कि उसे कोई न ले जाए। और फिर ये क्यों भूलते हो कि खजाना मिलने के बाद हम एशिया के सबसे बड़े ड्रग्स किंग बनकर उभरेंगे। हम दोनों पार्टनर होंगे, अंडरवर्ल्ड में हमारा नाम होगा, शौहरत होगी, तुम्हारे नाम के साथ गुलशन छाबड़ा का नाम होगा। आने वाले वक्त को क्यों भूलते हो, उसे याद रखोगे तो हौसला कम नहीं होगा। जवाब में विजय सिंह मुस्कुराया। तुम तो ठीक हो ना नैना डियर। गुलशन छाबड़ा ने उसकी कमर में हाथ डाला। मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। बोलो बोलो। मैं सोच रही थी कि कोई भी न रहे, सारा खजाना मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो, नैना चंचल स्वर में बोली। गुलशन छाबड़ा ठठाकर हंस पड़ा। वाह, हमारी बकरी की सोच तो सबसे बढ़िया है। जवाब में नैना मुस्कुराती रही, बोली कुछ नहीं। छाबड़ा साहब, विजय सिंह ने कहा, एक बात की मुझे खास चिंता हो रही है। सिर्फ 7 बच्चे हैं, जिनमें से एक गाइड और नैना को निकाला जाए तो 5 ही बचते हैं। 3 मजदूर और 2 हम, यानी कि अगर पीछे आने वालों ने हम पर हमला कर दिया तो हम नहीं बच सकेंगे। हाँ, यह बात तो है। गुलशन छाबड़ा का स्वर गंभीर हो गया। मैंने भी यही बात सोची थी। विजय सिंह, हम खजाने के पास पहुंचने वाले हैं। जल्दी से पहुंचकर खजाना समेटकर चलते बने तो टकराव की नौबत नहीं आ सकेगी। और हमारी कोशिश यही होगी कि टकराव की नौबत न आए। विजय सिंह ने सिर हिलाया। पीछे आ रहे देवराज चौहान के पास तो नक्शा होगा कि आप कहां पर हैं। हाँ, गुलशन छाबड़ा के जबड़ों में कसाव आ गया। असली नक्शा मेरे हवाले करने से पहले देवराज चौहान ने अवश्य उसकी दूसरी कॉपी बना ली होगी। वह इतना बेवकूफ नहीं है कि असली नक्शा मुझे दे दे और खुद हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए। मुझे अगर जरा सा भी किसी से डर है तो वह देवराज चौहान से है। हीरानंद की मुझे जरा भी परवाह नहीं, बेशक उसके पास कितने भी आदमी क्यों न हो। हीरानंद किस दम पर पीछे आ रहा है, उसके पास तो नक्शा भी नहीं है। मेरे ख्याल में तो नक्शा नहीं है। तो फिर? विजय सिंह, गुलशन छाबड़ा सोच भरे स्वर में बोला, हीरानंद के पीछे आने का मतलब है कि यहाँ की खबरें उस तक पहुंच रही हैं। हम असम पहुंचे तो वह भी पहुंचा, हम जंगल में पहुंचे तो वह भी आ गया। खजाने के बारे में उसे बराबर जानकारी मिल रही है। कोई तो है जो उस तक खबरें पहुंचा रहा है। भला हम में से कौन उससे मिला हो सकता है? भला हम में से कौन उसके साथ मिला हो सकता है? नैना का दिल जोरों से धड़क उठा। डार्लिंग, नैना बोली, तुमने ही तो कहा था कि हीरानंद बहुत तेज है, तुमसे किसी भी तरह कम नहीं है। अगर वह इतना ही चालाक फुर्तीला है तो तुम्हारी हरकतों की जानकारी वह आसानी से पा सकता है। गुलशन छाबड़ा ने नैना को देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। मेरे ख्याल में हमें जल्दी चलना चाहिए, थोड़ा सा रास्ता बाकी बचा है, विजय सिंह बोला। उन सबकी गति तेज हो गई। आज बस यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।